हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दिसंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स समरी को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो है वह अपकमिंग बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि मंथली वाइज प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स समरी को हमारे यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर डिस्कस किया जाता है। उसी की एक कड़ी के रूप में आज मैं दिसंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आप लोग एक एक सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान से सुनते जाएं और अपने नोट्स में लिखते चलें। पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं और यह आंकड़ा जो है वह प्रतियोगिता दर्पण का फ्रंट लाइन में बना हुआ है। 2 अक्टूबर को बिहार सरकार के द्वारा जातिगत गणना से संबंधित आंकड़े को प्रकाशित किया गया है। यह डेट महत्वपूर्ण है, किस तिथि को जारी किया गया तो 2 अक्टूबर 2023, यानी कि जिस दिन गांधी जयंती था उसी दिन यह डेटा प्रकाशित किया गया है। इस डेटा के अनुसार देखिए, जाति आधारित जब गणना आप आंकड़े को पढ़ेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे डेटा हैं जो आपको प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक वीडियो हमने स्पेशल बना दिया है जो कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से कुछ और महत्वपूर्ण सेक्शन है उसे यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जाति आधारित गणना के अनुसार जो जनसंख्या बिहार की बतलाई गई है वह लगभग 13 करोड़ की आबादी बिहार में बतलाई गई है। ठीक है, यानी कि बिहार की जो कुल आबादी है वह 13 करोड़ 7 लाख के आसपास जाति आधारित गणना के अनुसार है। इनमें से पुरुष आबादी 6.41 करोड़ यानी कि 6 करोड़ 41 लाख, महिला आबादी 6 करोड़ 11 लाख और अन्य जो है वह 82,836 लोग हैं। ठीक है, इनमें अगर बिहार में रहने वाले लोगों की आबादी देखा जाए तो बिहार में रहने वाले जो लोग हैं लगभग 12.5 करोड़ आबादी जो है वह बिहार में रहती है। वहीं 0.53 करोड़ की जो आबादी है वह बिहार से बाहर निवास करती है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण है जाति आधारित गणना के अनुसार डेटा में, वह है बिहार का सेक्स रेशियो जाति आधारित गणना के अनुसार कितना है। तो आप क्या बताएंगे, 953। 2011 की जनगणना के अनुसार डेटा कुछ और है और जाति आधारित गणना के अनुसार डेटा कुछ और है। तो इन दोनों डेटा को आपको माइंड में हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, तो वर्तमान समय में जाति आधारित गणना के अनुसार सेक्स रेशियो है 953 और जनसंख्या है 13 करोड़ 7 लाख के आसपास। ठीक है, तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए जाति आधारित गणना के अनुसार तो इसमें विभिन्न वर्गों की अगर आप आबादी देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.13%, ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी 36.01%, शेड्यूल कास्ट की आबादी 19.65%, शेड्यूल ट्राइब्स की आबादी 1.68% और जनरल सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है। तो इसे भी आप लोग हमेशा अपने मनो और मस्तिष्क में आप लोग याद रखेंगे। अब है विभिन्न धर्मों की क्या आबादी है, तो हिंदू धर्म के लोग अगर आप देखेंगे तो लगभग 82% आबादी हिंदू धर्म की है, 17.70% आबादी मुस्लिम धर्म की है, 0.0% ईसाई धर्म की, 0.08% बौद्ध धर्म की, 0.01% सिख धर्म की और 0.009% जैन धर्म की आबादी है। यह भी डेटा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और जैन, इतना आपको याद कर लेना है। अदर्स में समथिंग 0 कुछ पॉइंट है, ठीक है, उसे याद नहीं रखना है। ठीक है, इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि ये जो जाति आधारित गणना की गई उसमें एक बात उभर कर जो सामने आई है कि बिहार में विभिन्न जाति और उपजाति की संख्या है लगभग 215 वर्ग में बिहार में विभिन्न जाति और उपजाति डिवाइडेड हैं। ठीक है, इनमें से इन 215 में से सिर्फ 25 जातियां ऐसी है जिनकी आबादी 1% से अधिक है, बाकी 190 जातियों की आबादी 1.1% से भी कम है। यहां से स्टेटमेंट आधारित प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। 215 कुल जातियों में से 25 जातियों की आबादी 1% से अधिक है और 190 जातियों की आबादी 1% से कम है। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो जाति आधारित गणना का डेटा हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। अब अगला पॉइंट आइए जो प्रतियोगिता दर्पण में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज
अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे पोल पर लहराया गया है। कहां पर? तो अमृतसर में अटारी सीमा के पास। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। अगला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट उद्भव। देखिए प्रोजेक्ट उद्भव जो है वह रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन है वर्तमान समय में रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है 21 अक्टूबर 2023 ईस्वी को भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के अवसर पर। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो हमारी सेना से प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध है, जिसे रक्षा मंत्री के द्वारा 21 अक्टूबर 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया। ये जो है प्रोजेक्ट उद्भव वह भारतीय सेना व यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यह एक थिंक टैंक बॉडी है, इसकी साझेदारी में लॉन्च किया गया है। यानी कि दो यूनिट ने मिलकर इस प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया, जिनमें भारतीय सेना शामिल है और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया थिंक टैंक बॉडी, ये दोनों शामिल हैं। ठीक है, इसके माध्यम से युद्ध कला, कूटनीति व रणनीति को नए सिरे से देखने व समझने में मदद मिलेगी। बेसिकली प्रोजेक्ट उद्भव के माध्यम से जो प्राचीन समय की जो युद्ध कला रही है, चाहे वह अशोक के समय युद्ध कला कैसी थी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय युद्ध कला हमारी किस प्रकार से थी, साउथ के जो राजा रहे हैं उन्होंने किस प्रकार की युद्ध कला कौशल को अपनाया है, उन सभी का अध्ययन किया जाएगा प्रोजेक्ट उद्भव के अंतर्गत और उससे सीख लेकर भारतीय जो सेना है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाएगी। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, अगला पॉइंट है विशाखापत्तनम श्रेणी का तीसरा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया है। जो इम्फाल है किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो विशाखापत्तनम श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। अन्य युद्धपोत कौन कौन है? तो देखिए जो प्रोजेक्ट बी श्रेणी, जो प्रोजेक्ट 15B का श्रेणी है, इसके तहत कई सारे युद्धपोत का विकास किया जा रहा है, जिनमें पहला है विशाखापत्तनम, दूसरा है मारमुगांव, तीसरा है इम्फाल, चौथा है सूरत। तो ये जो तीसरा जो है वह इम्फाल नौसेना में शामिल हो चुका है। एक कौन बचा है? सूरत। इसके पहले अन्य जो दो हैं विशाखापत्तनम और मारमुगांव, इसको पहले ही शामिल किया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो है इम्फाल जो है वह प्रोजेक्ट 15B के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। और एक सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि यह नौसेना का पहला युद्धपोत है जिस पर महिला नौसैनिकों के लिए भी आवासीय सुविधा है। तो इस दृष्टि से यह युद्धपोत महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न बनने की भी प्रबल संभावना है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला है TBD-1 मिशन। आप सभी जानते हैं गगनयान मिशन के तहत इसे लॉन्च किया गया है TBD-1 मिशन। ठीक है, तो यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को बनाया गया है। ये बेसिकली चीन समर्थक माने जाते हैं और आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा एक दो दिन पहले का भी, जिसमें किरण रिजिजू मालदीव के नए राष्ट्रपति के जो समारोह हो रहा था शपथ ग्रहण, उसमें जब शामिल हुए थे तो मालदीव के राष्ट्रपति के द्वारा किरण रिजिजू से निवेदन किया गया है कि वे भारतीय सेना को मालदीव से वापस बुलाएं। ठीक है, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू, ये हमारे विदेश नीति के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चीन समर्थक माने जाते हैं मोहम्मद मुइजू। ठीक है, तो आप लोग इनका नाम हमेशा याद रखेंगे। अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि भारत स्थित अफगानिस्तान दूतावास ने 1 अक्टूबर 2023 से कामकाज करना बंद कर दिया है। कब से? 1 अक्टूबर 2023 से। यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेसिकली जब से अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में सत्ता आई है उसके पश्चात से अफगानिस्तान की स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई है और अफगानिस्तान के जो यहाँ पर अफगानिस्तान का दूतावास है उसे पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है, धन की संकट से जूझ रहा है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर 1 अक्टूबर 2023 से इसने भारत में जो दूतावास है अफगानिस्तान का उसने काम करना बंद कर दिया है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है क्रिकेट सहित 5 और खेल को लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। इसे हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमने आपको नोटिस भेजा था। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, अभी आप लोग नए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को ज्वाइन कर लें। वहां पर बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो नए जो अगला ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स में, उसमें क्रिकेट सहित 5 और खेलों को शामिल किया गया है, जिनमें क्रिकेट एक हो गया, दूसरा फ्लैग फुटबॉल, तीसरा स्क्वाश, चौथा लैक्रोस और पांचवा बेसबॉल
बॉल है या सॉफ्ट बॉल है। ठीक है, इसका जो निर्णय है वह मुंबई में आयोजित 141वें सत्र में इसका निर्णय लिया गया। किसका निर्णय? कि क्रिकेट सहित 5 और खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहां पर इस सत्र का आयोजन किया गया? मुंबई में। यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्रिकेट इससे पूर्व केवल एक बार 1900 के पेरिस ओलंपिक में खेला गया था। ठीक है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट में क्रिकेट को शामिल किया गया है, इसके पूर्व अगर ओलंपिक में देखा जाए तो क्रिकेट को पहले भी एक बार शामिल किया जा चुका है 1900 में। ठीक है, और 1900 में जो पेरिस में ओलंपिक आयोजित किया गया था उसमें क्रिकेट भी शामिल था और उस समय सिर्फ 2 टीमें भाग ले रही थी। कौन सी 2 टीमें थी? ब्रिटेन और फ्रांस, जिसमें ब्रिटेन विजेता घोषित हुआ था। ठीक है, तो इस दृष्टि से यह फैक्ट्स भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। आप सभी जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है। यह महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि भारत की स्थिति में गिरावट आई है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा इसकी जो डेटा है उसको खारिज कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे और अलग से मैं एक मेंस का भी मॉडल आंसर इस पे डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ ही दिनों के अंतर्गत। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो है, इसमें भारत को 125 देशों की सूची में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत ने 107वां स्थान प्राप्त किया था, लेकिन इस वर्ष भारत का स्थान घटकर 111वां स्थान हो गया है। अगर पड़ोसी देशों की सूची में देखा जाए तो पड़ोसी देशों में सिर्फ अफगानिस्तान का स्थान 114 है। बाकी अन्य सभी देश जो हैं वह भारत से बेहतर स्थिति में है। यहां पर डेटा दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। यहां पर श्रीलंका 60वां स्थान, म्यांमार 22, नेपाल 69, बांग्लादेश 81, पाकिस्तान 102 और इंडिया 111 एंड अफगानिस्तान 114, 114वां स्थान है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वह एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है। एनजीओ के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, कौन से 2 संस्थान मिलकर इसे जारी करते हैं? तो पहला है वेल्थ हंगर हिल्फे जो कि जर्मनी की संगठन है और दूसरा आयरलैंड की संगठन है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इस वर्ष 2023 की सूची में भारत का स्थान 111वां है। यह 4 आधार पर सूची जारी की जाती है। पहला अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग और चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। इन 4 सूचकांक के आधार पर यह डेटा जारी की जाती है। तो यह प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर भारत में भूख की स्थिति को देखा जाए तो एक सीरियस स्थिति वाले कंट्री की सूची में भारत को रखा गया है और भारत को इसमें जो अंक प्राप्त हुए हैं वह 28.7 अंक भारत को प्राप्त हुए हैं। तो वह अंक को आप लोग याद रखेंगे और रैंक को आप लोग याद रखेंगे, आधार को याद रखेंगे और किसके द्वारा जारी की जाती है इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो हंगर इंडेक्स में इतना ही आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है 2022-23 में भारत में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो 2022-23 की अगर सूची को आप खंगालेंगे तो भारत में जो खाद्यान्न उत्पादन है वह 329.69 मीट्रिक टन भारत में खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, जिनमें चावल का अगर आप उत्पादन देखेंगे तो लगभग 136 मीट्रिक टन और गेहूं का आप उत्पादन देखेंगे तो लगभग 110-111 मीट्रिक टन चावल और गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो इस डेटा को भी आप लोग याद रखेंगे। अगला है 2024-25 के लिए एमएसपी में वृद्धि हुई है गेहूं में, और गेहूं में लगभग एमएसपी में 150 रुपये की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष 2125 रुपये में गेहूं खरीदी जाती थी एमएसपी के आधार पर, उसे बढ़ाकर 2275 रुपया कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण डेटा है इकोनॉमिक सेक्शन के लिए, जिसमें 2023-24 की पहली छमाही में जो भारत का विदेशी व्यापार रहा है उसे डिस्कस करेंगे। पहली छमाही का मतलब हो गया अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 तक का जो समय रहा है। इसमें अगर वस्तुगत निर्यात का देखेंगे तो 211 अरब डॉलर वस्तुगत निर्यात हुआ और वस्तुगत आयात देखेंगे तो 327 अरब डॉलर का आयात हुआ। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 15% की गिरावट हुई और आयात में 13% की गिरावट हुई है। ठीक है, तो यह है वस्तु। अगर सेवा में देखेंगे तो निर्यात लगभग 165 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है और 89 अरब डॉलर का आयात हुआ है। तो ये दोनों भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत के विदेशी व्यापार के डेटा से संबंधित, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट। ठीक है,
इस रिपोर्ट को अगर आप आधार बनाएंगे तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 37%, 37% रही है। पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई और पिछले वर्ष 32.8% रहा, जो कि इस वर्ष 37% बढ़कर हो गया था। अगला है नमो भारत रेलगाड़ी का परिचालन। आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, इसे हरी झंडी दिखाई गई। यह दिल्ली मेरठ ट्रैक पर प्रारंभ किया गया है। अगला है भारत के विदेशी पर्यटन। अगर भारत में आप विदेशी पर्यटकों की सूची को देखेंगे जो कि मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है वार्षिक रिपोर्ट, उसके अंतर्गत सर्वाधिक जो पर्यटक आए हैं विदेशी वह यूएसए से लगभग 22.19%, बांग्लादेश से 20.29% और ब्रिटेन से 9.98 यानी कि लगभग 10% विदेशी पर्यटक आए हैं। तो ये टॉप 3 कंट्री हैं जो कि भारत में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यूएसए, बांग्लादेश और ब्रिटेन, यूके। ठीक है। अगला है नोबेल प्राइज। आप सभी जानते हैं कि 2023 का नोबेल प्राइज घोषित कर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण डेटा को हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में बांटी जाती है। तो नोबेल प्राइज बेसिकली 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जिनमें शांति, साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी और अर्थशास्त्र, ये 6 क्षेत्र जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए एक एक करके सारे हम लोग डेटा को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है, ड्रू विजमैन यूएसए के हैं और कैटालिन कारिको, ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। इनको बेसिकली कोविड-19 हेतु mRNA के लिए दिया गया है। अगला फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है वह यूएसए के पियरे एगोस्टिनी, जर्मनी का फ्रैंक क्रास्ट, स्वीडन का एनी एल हुइलियर को दिया गया है अणुओं व परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स के संबंध में हुए अध्ययन के शोध के लिए। अगला है रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में मोंगी जी बॉबेंडी को, लुइस ई ब्रूस को, एलेक्सी आई एकिमो को क्वांटम डॉट्स के लिए। अगला है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है वह नॉर्वे के रहने वाले जॉन फासे को दिया गया है। इन्होंने एक विशिष्ट लेखन शैली के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है और इनकी जो विशिष्ट लेखन शैली है उसे फासो मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। बेसिकली अकथनी को आवाज देने के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 का प्रदान किया गया है। किन्हें? नॉर्वे के जॉन फासे को। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार। जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वह ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। बेसिकली महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा इसमें इकोनॉमी का महत्वपूर्ण है, शांति का महत्वपूर्ण है और साहित्य का, ये 3 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए नियुक्ति के बारे में जो कि प्रतियोगिता दर्पण में डिस्कस किया गया है। प्रमुख नियुक्तियां, उड़ीसा में नए राज्यपाल रघुवर दास को बनाया गया है। त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को बनाया गया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अरिंदम बागची को बनाया गया है। पीटीआई के नए चेयरमैन के.एन. शांत कुमार को बनाया गया है। बीआरओ को नए महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है और बिम्स्टेक के नए महासचिव इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है। आप इन सभी नई नियुक्तियों को अपनी नोटबुक में लिख लें और इसे पूरी तरीके से याद कर लें। ठीक है। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार, कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड को हम लोग देखते हैं। जैसे यूरोपीय संसद का सखाराव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया? महसा अमीनी को। 2022 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? शिव शंकरी को। इनका संस्मरण है सूर्यवासवम। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हिडी कुन्ह जो कि यूएसए के हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये 3 अवार्ड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन तीनों अवार्डों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। अगला कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जैसे ट्रेटर्स गेट नामक पुस्तक किसने लिखी? जेफरी आर्चर। गोइंग इनफाइनाइट माइकल लुइस और रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। ये 3 बुक्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोमन स्टोरीज झुम्पा लाहिरी के द्वारा, गोइंग इनफाइनाइट माइकल लुइस के द्वारा और ट्रेटर्स गेट जेफरी आर्चर के द्वारा। तो इन तीनों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है ऑपरेशन अजय। आप सभी जानते हैं इजराइल फिलिस्तीन वार के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इजराइल में फंसे नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया है। अगला प्रमुख युद्धाभ्यास है हरिमौ शक्ति युद्धाभ्यास। भारत और मलेशिया के बीच संप्रति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया गया। एक महत्वपूर्ण नियुक्ति यहाँ पर है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच
अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसे? अमोल मजूमदार को। अगला है 19वें अगला है पैरा एशियाई खेल। देखिए पैरा एशियाई खेल जो है इसका आयोजन चीन के हांगझाओ में किया गया है, ठीक है। इसमें भारत को कुल 111 पदक प्राप्त हुआ और पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर कायम रहा। इसमें 111 पदक में भारत को 29 स्वर्ण, इसके अलावा रजत, उसके अलावा कांस्य, 29, 31, 51, ये 3 अवार्ड इसको, ये 3 मेडल प्राप्त हुए। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चाइना पहले स्थान पर रहा। अगला 19वां एशियाई खेल देखा जाए तो यह भी चीन के हांगझाओ में इसका भी आयोजन किया गया। सबसे ज्यादा चीन ने पदक को प्राप्त किया। चौथे नंबर पे भारत रहा है जिसने 107 पदक प्राप्त किया, 28, 38 और 41। तो आप इन दोनों को याद रखेंगे। पैरा एशियाई खेल में भारत का स्थान 5वां और एशियाई खेल में भारत का स्थान 4था। पैरा एशियाई में भारत का पदक 111 और एशियाई में भारत का पदक 107, 28, 38 और 41। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये डेटा है, ठीक है। तो आज का हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2023 महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का हमने डिस्कस कर लिया है। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी करेंट अफेयर्स, बीपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत करेंट अफेयर एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है और करेंट अफेयर के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण मैगजीन जो मार्केट में अवेलेबल है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वह प्रतियोगिता दर्पण है। तो आप लोग हर एक महीने का प्रतियोगिता दर्पण जो मैं यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करता हूं, आप लोग उसका नोट्स बनाते चलें ताकि एग्जामिनेशन के अंतिम समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले से ही सारी चीजें आपकी व्यवस्थित रूप से याद होता रहे और अपनी रूटीन में आप उसे फॉलो करते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।